नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे सीएम धामी का दिल्ली दौरा आज और शाम 4:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी। तो दिल्ली नगर निगम में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड के राजनीतिक मसलों पर करेंगे चर्चा। तो सीएम धामी का आज दिल्ली दौरा है। शाम 4:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी और इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड के राजनीतिक मसलों पर भी चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। तो शाम 4:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से वो मुलाकात करेंगे और जो हालिया घटनाक्रम है उसको लेकर वो चर्चा करेंगे। वहीं दिल्ली नगर निगम में चुनाव प्रचार भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के राजनीतिक मसलों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली पहुंचेंगे आज शाम 4:30 बजे सीएम धामी और नगर निगम चुनाव में भी प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री। त्रिवेंद्र रावत को मिला पार्टी आलाकमान का साथ। त्रिवेंद्र रावत मामले में सरकार का यू-टर्न, एसएलपी वापस लेने का फैसला निरस्त। तो दिल्ली में डटे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर सामने आ रही है। त्रिवेंद्र रावत को पार्टी आलाकमान का साथ मिला है और त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त दिल्ली में डटे हुए हैं। सरकार का यू-टर्न इस पूरे मामले में नजर आया। एसएलपी वापस लेने का फैसला निरस्त किया गया है। तो पत्रकार और कानपुर से विधायक उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह के मामले में एसएलपी वापस लेने का फैसला जो है वो अब निरस्त कर दिया गया है। दिल्ली में डटे हैं इस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके सामने उत्तराखंड सरकार कहीं न कहीं अपने निर्णय को बदलती हुई नजर आई। तो उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत और उमेश कुमार मामले में अब एक और नया मोड़ आया है। केंद्रीय नेतृत्व से नाराजगी जताने के बाद अब धामी सरकार ने यू-टर्न लेते हुए एसएलपी वापस लेने का फैसला निरस्त कर दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिला पार्टी आलाकमान का साथ। त्रिवेंद्र सिंह रावत मामले में सरकार का यू-टर्न, एसएलपी वापस लेने का फैसला निरस्त। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उमेश कुमार मामले में सरकार के फैसले पर जारी सियासत के बीच अब सरकार के दूसरे फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल उत्तराखंड बनाम उमेश कुमार मामले में धामी सरकार ने यू-टर्न लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई एसएलपी को निरस्त करने का निर्णय लिया है। दरअसल उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह के मामले में एसएलपी वापस लेने के फैसले के बाद सरकार घिर गई थी, जिसके बाद सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसको लेकर पार्टी आलाकमान से नाराजगी जाहिर की थी और वो खुद दिल्ली में डटे हैं। पूरे मामले में शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद धामी सरकार ने एसएलपी वापस लेने का फैसला किया है। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस एक बार फिर सरकार पर हमलावर है। वर्तमान मुख्यमंत्री के सामने एक चुनौती पेश कर दी है कि वो भ्रष्टाचार जो सरकार में विद्यमान है उसके खिलाफ लड़ने का काम है। लेकिन अगर हम देखें तो तीनों ही मुख्यमंत्री जो दो पूर्व और जो वर्तमान है, भ्रष्टाचार से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो समझता हूं कि जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जीरो टॉलरेंस की बात आती है, तो क्यों जो है सीबीआई जांच से घबरा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत और उमेश कुमार के बीच द्वंद की बात करें तो उमेश कुमार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आरोप था कि झारखंड के प्रभारी रहते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने झारखंड सरकार से लाभ दिलवाने के लिए परिचितों के खातों में पैसे लिए थे, जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उमेश कुमार के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया और राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं हाई कोर्ट से राजद्रोह की एफआईआर निरस्त होने के बाद त्रिवेंद्र सरकार मुकदमे को जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई और एसएलपी दायर किया था। जबकि बीते दिनों धामी सरकार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमे में एसएलपी वापस लेने के लिए हलफनामा दाखिल किया था। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देने की याचिका पर 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
फिलहाल इस पूरे मामले में जहां बीजेपी में आपसी सियासी कलह सामने आ गई, वहीं विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। सीएम धामी के अल्मोड़ा दौरे का आज दूसरा दिन, कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम धामी। राज्य के जिला पुस्तकालय का करेंगे लोकार्पण, तो एनसीसी कैडेट्स और छात्रों के साथ संवाद करेंगे। उत्तराखंड राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा विषय पर संवाद करेंगे। तो अपने 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को अल्मोड़ा पहुंचे सीएम धामी ने हवालबाग में आयोजित आजीविका महोत्सव कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए उत्पादकों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने 39,804.96 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम धामी ने कहा कि आजीविका महोत्सव से प्रदेश में स्टार्टअप के क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए काफी फायदेमंद है। ये हमारे लिए बहुत ही, हमारे प्रदेश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करने वाले, रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करने वाले, स्वयं सहायता समूह में काम करने वाले, जो अपना यहाँ पर घरेलू उत्पाद बनाते हैं, यहाँ का स्थानीय उत्पाद बनाते हैं, उन सभी को एक मंच भी प्रदान करता है और कहीं न कहीं आजीविका का साधन भी जो है उपलब्ध कराता है। इससे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वोकल फॉर लोकल का मंत्र है, उसको भी जो है सार्थक करने का बहुत बड़ा ये महोत्सव है। इसलिए इसमें आए हुए सभी जो भी हमारे उद्यमी हैं, स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, समूह के लोग हैं, होम स्टे वाले हैं, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हैं, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। चंपावत सर्किट हाउस में प्रबुद्धजनों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ सीएम धामी ने संवाद किया। सीएम धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए। तो जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण हो, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। और इस दौरान तमाम प्रबुद्धजन जो है वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनसे मुलाकात की है। सीएम धामी ने उनकी समस्याओं को सुना और त्वरित निस्तारण के निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को दिए। वहीं देहरादून से बड़ी खबर, सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। 21 नवंबर को सचिवालय कूच का किया आह्वान। तो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर प्रीतम सिंह ने निशाना साधा है और सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई। तो 21 नवंबर को सचिवालय कूच का आह्वान किया है। भ्रष्टाचार बेरोजगारी को लेकर प्रीतम सिंह ने निशाना साधा। तो ज्वलंत मुद्दों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने 21 नवंबर को सचिवालय कूच का आह्वान किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक प्रीतम सिंह के मुताबिक कांग्रेस बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, यूके भर्ती घोटाला, विधानसभा भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग और अंकिता भंडारी हत्याकांड के साथ ही किरण नेगी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन करेगी। प्रीतम सिंह के मुताबिक रेंजर्स ग्राउंड पर इकट्ठा होकर सचिवालय तक नेता और कार्यकर्ता कूच करेंगे। आप बार बार कहते हैं मेरी तरफ से कूच है। अरे मैं तो एक छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और सरकार को जो है कहते हैं ना, हम सेफ स्पेस नहीं देना चाहते, उसको घेरने का काम को लेकर काफी भाई मैंने कहा ना कि मैं जो है सचिवालय कूच करने का काम कर रहा हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा संघर्ष है। अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ है और आपके सामने यूकेएसएससी, ये तमाम चीजें डाइल्यूट हो रही है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी 2 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद सीसीआर भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। और इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों से विकास कार्यों की जानकारी ली, जिसमें कई अधिकारी सही जानकारी नहीं दे पाए, जिसके बाद मंत्री गणेश जोशी नाराज हो गए और बैठक को रद्द करते हुए अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट से बीजेपी की जीत का दावा किया है। हमारा ये कहना है कि कोई भी काम हो वो एक समय सीमा के अंदर पूरा होना चाहिए। अब सब देखने में क्या आता है, टेंडर हो जाते हैं तो टेंडर के अंदर एक कंडीशन होती है कि काम इतनी तिथि को पूरा होगा, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाता। लेकिन आज धामी के नेतृत्व में हमने सुनिश्चित किया है और उन्होंने, धामी जी ने कहा कि जिस चीज का शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। जिला पंचायत प्रधान हमारे जीते, ये इस बात का संकेत है कि आज पूरा हरिद्वार भाजपा हो रखा है। आने वाले समय में चाहे नगर निगम के चुनाव हो
चाहे लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी यहां से भारी विजय प्राप्त करेगी। उत्तराखंड के लिए 24 घंटे बहुत ही दर्दनाक साबित हुए। चमोली और उत्तरकाशी में पिछले 24 घंटों में 3 बड़े हादसों में 21 लोगों की मौत हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के लिए 24 घंटे बेहद दर्दनाक साबित हुए। 3 हादसों में 21 लोगों की मौत हो गई। उत्तरकाशी और चमोली में हुए इन हादसों से पूरा उत्तराखंड सहम गया। इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना दर्दनाक होगा। सबसे पहले बात उत्तरकाशी की करते हैं तो यहाँ पर सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। यमुनोत्री नेशनल हाईवे के पास एक कार अचानक 200 मीटर गहरी खाई में समा गई। कार में कुल 6 लोग सवार थे। हादसे में एक शख्स घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। तो वहीं दूसरा हादसा चमोली में शुक्रवार देर शाम को हुआ था, जहां पर पल्ला जखोला मोटर मार्ग पर एक वाहन 250 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई थी। हादसा इतना खतरनाक था कि देर रात तक एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती रही। उत्तरकाशी और चमोली इन दोनों ही हादसों पर सीएम धामी ने दुख जताया है और मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं तीसरा हादसा चमोली के देवाल में हुआ, जहां कैल नदी में 4 नाबालिग बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक बच्चे शुक्रवार दोपहर बाद से ही अचानक लापता हो गए थे और परिवार उन्हें ढूंढ रहा था और बाद में चारों का शव नदी से बरामद किया गया। दुखी मन से इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में लगातार इससे पहले भी 2-3 बच्चों के ऐसे काल कल्पित हमारे यहाँ के क्षेत्र के बच्चे हुए हैं। ये जो 4 बच्चे हैं जवान बच्चे हैं और आप सोचिए कि ये नहा रहे थे और इनके चारों ओर बीड़ी सिगरेट और सफेद कुछ कागजात हैं। मैं तो चाहूंगा पुलिस प्रशासन को कि इसकी फॉरेंसिक जांच करे और इससे क्लियर हो पाएगा कि ये इन लोगों का ये जिस टाइप से इनकी मौत हुई है, इस मौत के पीछे कहीं कोई बहुत बड़ा ग्रह तो न हो और ये हो सकता है कि ये ड्रग्स का कोई प्लान न हो। फिलहाल इन तीनों हादसों ने उत्तराखंड को दहला दिया है। साथ ही चमोली और उत्तरकाशी में हुए सड़क हादसों ने सवाल भी खड़े किए हैं। आखिर गाड़ियां खाई में कैसे गिर जा रही हैं? संवेदनशील रास्तों पर क्यों बैरियर नहीं लगाए गए हैं? चमोली से सुरेंद्र रावत और उत्तरकाशी से मुकेश जगमोहन के साथ टीम न्यूज स्टेट। बागेश्वर की कांडा तहसील क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर खनन हो रहा है और खान मालिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देर जेसीबी मशीनों से खनन कर रहे हैं और आसपास के ग्रामीण इससे प्रभावित हो रहे हैं। नियमों के मुताबिक खनन न होने से भूस्खलन का खतरा भी बना है। जिस तरह खनन से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उसको बचाने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ग्रामीण लगातार शासन प्रशासन से कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं। तो खनन से भूस्खलन का खतरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और ग्रामीण लगातार प्रशासन से शासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खनन माफियाओं पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है और लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। तो बागेश्वर की तस्वीरें जहां पर देर रात में चोरी से खनन किया जा रहा है और खनन से भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। कुछ रात को माइन चलने के संबंध में मुझे कई जगह से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, तो उसमें हम लोग एक जांच करने का संयुक्त जांच करने का प्लान कर रहे हैं। जल्दी उसमें जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी और उसकी सूचना जिलाधिकारी को आख्या बनाकर दे दी जाएगी। पौड़ी जिले में तैनात पुलिसकर्मी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। पुलिस के जवान ने फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। पुलिसकर्मी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर इच्छा मृत्यु की मांग की और मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। तो फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है जवान ने और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और इच्छा मृत्यु की मांग भी की गई है। आपको बता दें मामला पौड़ी का है, जहां पर एक पुलिसकर्मी ने पुलिस की ही कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। पुलिस के जवान ने फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है और पुलिसकर्मी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जांच करवा के उचित कार्रवाई की जाएगी। 21/9 में मेरे खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था
जिसमें मेरा बच्चा पीड़ित और मुझे आरोपी बनाया गया था और उसका खूब प्रचार प्रसार रहा मीडिया के माध्यम से और जिसकी वजह से मेरे बच्चे को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, मेडिकल संबंधी और बहुत सी समस्याएं होती हैं वो बच्चे को झेलनी पड़ी। और मैं अब तक इस वजह से जीवित था कि सच्चाई सामने आ जाए और ये कलंक मेरे माथे से मिट जाए। और उसी जांच में जो है सच्चाई सामने आई, वो मेरे पर आरोप बिल्कुल झूठा लगाया गया था। ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में आया है, हम बात करेंगे उनसे और डिपार्टमेंट का मामला है। मेरे ख्याल से कुछ गलतफहमी शायद उनको रही हो, तो हम बात करेंगे और जो भी उचित है उस हिसाब से काम करेंगे। पुलिस भी लगातार परेशान कर रही है, उनको समन भेजे जा रहे हैं जबकि मामला वो अब मैं बताया ना, विवेचना शायद उनके उस केस में चल रही है। जो फैक्ट होंगे, तथ्य होंगे, एक बार आईओ से बात करके मैं तब चीजें क्लियर कर पाऊंगा और उनको भी हम बुलाएंगे सज्जन को। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका तहसील विकास नगर क्षेत्र में देर रात औचक निरीक्षण करने पहुंची हैं। जिलाधिकारी ने विकास नगर क्षेत्र में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त अवैध खनन की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए खनन क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी विकास नगर को क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नियम के विपरीत खनन न हो, इसका विशेष ध्यान रखने के साथ ही यदि कहीं अवैध गतिविधियां पाई जाती हैं तो उस पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें, अवैध खनन पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं और अगर कहीं भी इस तरीके की गतिविधियां पाई जा रही हैं उस पर त्वरित कार्रवाई हो और नियम के विपरीत जहां पर खनन हो रहा है वहां पर कार्रवाई की जाए। इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि कहीं भी नियमों के विपरीत जो है वो खनन ना किया जाए और कहीं पर अगर इस तरीके की गतिविधियां मिल रही हैं तो वहां पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।